Hello everyone, I am Dheeraj Yadav and I welcome you all in the series of FTR, and today I am going to discuss very first part of reasoning section. If we talk about topics we are going to deal with, so I have already mentioned these topics on your thumbnail, but let's have a look topics we are going to discuss today. First of all, coding decoding, another one is your word formation, dictionary order, analogy based on alphabet, ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड अल्फाबेटिकल सीरीज। सो आज हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्लावर इज रिटन एज JPSAIV, then in the same code language how would you write curtain? So before going to discuss this particular question, हम कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ए से लेकर के एम तक, और फिर हमने क्या किया, एन से लेकर के जेड तक लिखा। इट मींस हमने इसको इस प्रकार से इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपके जो अपोजिट लेटर्स हैं वो एक दूसरे के आपको सामने सामने दिख सके। इट मींस अगर हम बात करें ए के अपोजिट लेटर की, तो ए के अपोजिट में आएगा जेड। कहने का मतलब यह है कि अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि 1 से लेकर के 13 तक, अगर हम बात करें प्लेस वैल्यू की, तो यहाँ पे टोटल आपके पास 26 अल्फाबेट्स हैं। इट मींस देयर आर 26 अल्फाबेट्स, और अगर हमने क्या किया, उनको दो इक्वल भाग में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट में हो गए 13 और दूसरे पार्ट में हो गए 13। इट मींस यू हैव 13 एलिमेंट्स इन फर्स्ट हाफ एंड 13 एलिमेंट्स इन सेकेंड हाफ। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ईच लेटर के सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है, अपोजिट लेटर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर हल करना है, तो सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो ए की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 1। अगर हम बात करें बी की, तो बी क्या होता है, ए के बाद में आता है, तो बी की प्लेस वैल्यू हो गई 2। इस प्रकार से यहाँ पे आपको m की वैल्यू 13, n की वैल्यू 14 होगी, 15, p की 16। इस प्रकार से आपको यहाँ पे z की प्लेस वैल्यू 26 दिखाई दे रही है। तो इसको याद करने के भी कुछ तरीके हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि EJOTY, जो कि आपको ऑलमोस्ट बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि क्या है, 5 के मल्टीपल्स में है, तो 5, 10, 15, 20 एंड 25। इसी प्रकार से आप याद कर सकते हैं CFILORUX, सिफिलोरेक्स, जो कि आपको 3 के मल्टीपल में दिखाई देगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। तो इस प्रकार से भी आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो फटाफट से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सम ऑफ अपोजिट लेटर्स ऑलवेज 7। इट मींस जब हम अपोजिट लेटर की बात करेंगे, तो जो इनके स्थानीय मान का योग, यानी कि हम अगर बात करें इनकी प्लेस वैल्यू, तो इनके जो प्लेस वैल्यू का सम है वो हमेशा कितना होता है, 27 होता है। आप कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें आई की, तो आई का अपोजिट होता है आर। आई की प्लेस वैल्यू हो गई 9 और आर की प्लेस वैल्यू हो गई 18। अगर इनका हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा 27। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसको हम लोग जानेंगे जब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो मैंने पूरा एक आपका रीजनिंग का सेक्शन कवर अप किया है, तो वहां पे मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर या हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ पैटर्न्स के बारे में, जो कि हमें क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू कोडिंग डिकोडिंग। पहला पैटर्न आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे है। क्या होता है, जब हम लेटर्स के कोड उनके सामने ही सामने क्या होते हैं, लिखे हुए होते हैं, तो हम इस प्रकार के पैटर्न को फॉलो करते हैं। जनरली आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका सामने सामने का लॉजिक नहीं फॉलो होता, तो आपको वेरियस पैटर्न देखने को मिलते हैं। जैसे हमने कोई एक वर्ड लिखा, मान लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपका लेटर आया एक्स, और एक्स का जो मान लेते हैं कोड है, वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है। जैसे अगर हम अपोजिट लेटर की बात करें, तो एक्स का जो अपोजिट लेटर होता है वो सी होता है, और वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे मिलता है वाई है, यहाँ पे मिलता है आपको बी। तो यानी कि हम कुछ इस प्रकार से पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पे और भी आपके वेरियस पैटर्न्स हैं, जिनको आप लोग देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कर सकते हैं।
चलिए अभी हम लोग यहाँ पे जानेंगे अपोजिट लेटर के लिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स, यानी कि अगर हम अपोजिट लेटर की बात करें जिनको हम मेमोराइज कर सकते हैं, जैसे कि आपका ए का अपोजिट होता है Z, अपोजिट ऑफ A इज Z, सो वी कैन मेमोराइज इट एज A to Z, अपोजिट ऑफ B इज Y, सो वी कैन मेमोराइज इट एज BOY, इट मींस बॉय, अपोजिट ऑफ C इज X, सो वी कैन मेमोराइज इट एज क्रैक्स, D का अपोजिट W, वी कैन मेमोराइज इट एज ड्यू, E का अपोजिट V। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है लव, और लव में L का अपोजिट होता है O और V का अपोजिट होता है E, तो इट मींस अगर एक सिंगल वर्ड हमें याद है, याद भी करने की आवश्यकता नहीं, आप काफी ज्यादा फैमिलियर है, तो यहाँ पे आपको दो लेटर्स के अपोजिट लेटर याद हो चुके हैं। इसी प्रकार आपकी अगर हम बात करें F का अपोजिट U, फन से याद कर सकते हैं, उससे याद कर सकते हैं, G का अपोजिट GST, GT रोड, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके अपोजिट लेटर्स के लिए कुछ शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आ जाते हैं वापस से क्वेश्चन पे। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो जिन लोगों को अपोजिट लेटर, प्लेस वैल्यू, ये सारी चीजें पता है, याद है, और उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, तो वो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ओरली ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि अभी तक आपने प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर्स नहीं याद किया हुआ है तो उसके लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट गिवन वर्ड फ्लावर, देन यू नीड टू राइट कोड ऑफ इट SAIV। अब आपको क्या करना है, आपको इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। 6, 12, 15, 23, 5, 18, 22, 9, 1, 19, 16, 10। अब यदि आप देखें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो वेरी फर्स्ट पैटर्न मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया था, आपको उस पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करना है। और अगर आपको कोई एक वैलिड सीक्वेंस नहीं मिलता है तब आप बाकी के पैटर्न्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सामने सामने कंपेयर करके देखना है। जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, +4, यहाँ पे 12 है, 16 है, अगेन +4, 15 से 19 अगेन +4, 23 से 1 यानी कि 23, 3, 26, फिर अगेन आपका सीरीज स्टार्ट हो जाएगी ऐसे, इट मीन यहाँ पे भी +4, 5, 4, 9, 18, 4, 22, इट मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं तो हम हर एक लेटर का क्या ले रहे हैं, हर एक लेटर से फोर्थ लेटर को कंसीडर कर रहे हैं। इट मीन्स जो आपसे यहाँ पे कोड पूछा गया है वहां पे भी आपको सेम लॉजिक अप्लाई करना है। प्लेस वैल्यू ऑफ C इज 3, सो +4 आप करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 7, इट मीन्स प्लेस वैल्यू ऑफ G इज 7 ओनली। ऑप्शन नंबर डी इज हियर, जो कि आपका G से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, यानी कि आप सीधे सीधे आंसर मार्क कर सकते थे ऑप्शन नंबर डी। अगर बाकी के लेटर्स की बात करें, जैसे कि U की प्लेस वैल्यू होती है 21 और यहाँ पे Y दिया हुआ है 25, R की बात करें तो 18 और V की होती है 22। इसी प्रकार अगर हम T की प्लेस वैल्यू की बात करें तो 20 और यहाँ पे X की प्लेस वैल्यू होती है 24। इसी प्रकार से A की प्लेस वैल्यू 1 और E की 5, I की 9, M की 13, N की 4 और R की 18, जो कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो पूछा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अंकल इज रिटन एज 94672, सिस्टर इज रिटन एज 535821 एंड सन इज रिटन एज 584, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर नॉइस इन दैट। ओके, तो इट मींस अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तो ये आपको देखने में टिपिकल लग सकता है, बट बिलीव में ये बहुत ही क्या है, आसान सा क्वेश्चन है। बस यहाँ पे आपको कुछ अप्रोच को फॉलो करना होता है। सो लेट्स सी कि हम किस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को क्या करते हैं, हल करते हैं। So first of all we need to check whether the given words, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें whether the given word which is your noise is made up of by using the letters of these words or there is some new element। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि अगर हम बात करें N की, तो N आपको अंकल में दिखाई दे रहा है, O की बात करें तो आपको सन में दिखाई दे रहा है, I की बात करें तो आपको सिस्टर में दिखाई दे रहा है, S की बात करें तो आपको सन और सिस्टर दोनों में दिखाई दे रहा है, और E की बात करें तो आपको अंकल और सिस्टर में दिखाई दे रहा है। इट मींस अगर हम बात करें वर्ड नॉइज की, सो वर्ड नॉइज को क्या किया गया है, दिए गए शब्दों के अक्षरों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इट मींस वर्ड नॉइज इज मेड अप ऑफ बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड्स। ओके, अब यानी कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ऊपर आपको गिवन वर्ड्स दिए हुए हैं वहां पे आपको कॉमन एलिमेंट ढूंढ लेना है। वहां पे आपको क्या करना है, कॉमन एलिमेंट ढूंढ लेना है। तो अगर हम अंकल की बात करें तो यहाँ पे ई कॉमन है, और सिस्टर की बात करें तो यहाँ पे भी ई कॉमन है। अगर हम बात करें पोजीशन की, तो अंकल में पोजीशन ई की जो है वो 5th है,
और फिफ्थ जो आपको कोड दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 2। इसी प्रकार अगर हम सिस्टर में बात करें ई के लिए, तो ई की पोजीशन फिफ्थ है और फिफ्थ के लिए कोड आपको दिखाई दे रहा है 2। इट मींस ये क्लियर हो गया कि जो लेटर्स के कोड लिखे हैं वो सेम पोजीशन पे दिए गए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आप पोजीशन के अकॉर्डिंग उठा सकते हैं। अगर एन की बात करें तो एन की पोजीशन यहाँ पे सेकंड, और सेकंड नंबर पे जो आपको एलिमेंट मिल रहा है या नंबर मिल रहा है वो मिल रहा है 4। इट मींस आपके ये दो ऑप्शन तो हो जाएंगे कैंसिल। फिर हम बात करेंगे ओ की। अगर सन में आप ओ देखें तो ओ की पोजीशन है सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और यहाँ पे आपको जो सेकंड एलिमेंट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 8। इट मींस ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया गया है पिंक इज कोडेड एज 91411 एंड रेड इज कोडेड एज 1854, देन पेन विल बी कोडेड एज। इट मींस अगर आप बात करें यहाँ पे वर्ड पेन की, तो यहाँ पे आपको एक नया एलिमेंट दिखाई दे रहा है। अगर आप बात करें यहाँ पे पेन की, तो आपको एक यहाँ पे नया एलिमेंट दिखाई दे रहा है विच इज पी। इट मींस नाउ यू नीड टू फाइंड द लॉजिक ऑफ लेटर्स। तो फटाफट से आपको क्या करना है, लिख लेना है यहाँ पे गिवन वर्ड्स को, जैसे कि आपको दिया गया है इंक और रेड, और इनके कोड आपको लिख लेने हैं। इंक के लिए कोड दिया हुआ है 91411 और रेड के लिए कोड आपको दिया गया है 1854। अब आप क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे फटाफट से, विच इज 91411 18 5 एंड 4। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर दिया गया है, सीधे सीधे लेटर की प्लेस वैल्यू को ही एज अ कोड लिख दिया गया है। तो जब यहाँ पे आप बात करेंगे गिवन वर्ड की, या जो आपसे पूछा गया वर्ड है वो है पेन, तो पेन में आप देखेंगे पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, जो कि आपको केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो आपको ये सीधा सीधा प्लेस वैल्यू ही दिखाई दिया है, लेकिन हो सकता है कि क्या दिखाई देता आपको, यहाँ पे आपसे पूछ लिया होता कोड फॉर इंक इज, यहाँ पे लिख दिया होता अगर 18 13 16, यहां पे आपसे पूछ लिया होता 9 22 और 23, यानी कि 9 22 और 23। तो यहां पे जो आपका लॉजिक बनता वो क्या बनता, प्लेस वैल्यू ऑफ अपोजिट लेटर्स, यानी कि विपरीत अक्षरों का जो प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान है, वो सीधे सीधे करके क्या किया होता, लिख दिया होता। तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ता, यानी कि फिर पेन में भी आपको क्या करना पड़ता, हर एक लेटर के अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू लिखना पड़ता। अगर हम बात करें पी के अपोजिट की, तो होता है के यानी कि प्लेस वैल्यू 11, ई का अपोजिट होता है वी यानी कि प्लेस वैल्यू 22, और एन का अपोजिट होता है एम यानी कि प्लेस वैल्यू 13। फिर आपका ये आंसर बनता। इसी प्रकार अगर बात करें यहाँ पे, तो प्लेस वैल्यू का सम करके भी आपसे पूछा जा सकता है, या अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू का सम करके भी पूछा जा सकता है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू करके आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि 9 हो गया, 5 हो गया, 9 5 14 और 2 16। इस प्रकार से भी आपसे कोड पूछा जा सकता है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे वैसे आप वेरियस लॉजिक्स के साथ में फैमिलियर होते चले जाएंगे। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम बात करें यहाँ पे अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ट्राइडेंट is coded as 4127584 and taste is coded as 43845, then how dentist will be coded? Okay, तो अगर हम बात करें यहाँ पे डेंटिस्ट की, so first of all we need to check whether the word dentist is made up of by using the letters of trident and taste or there is some new element। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि DENT तो आपको ट्राइडेंट में यहीं से मिल गया। बात करते हैं अगर हम IST की, तो I आपको कहाँ मिल गया, ट्राइडेंट में मिल गया, S आपको मिल गया टेस्ट में, और T आपको दोनों में कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहा है। इट मींस द वर्ड डेंटिस्ट इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ ट्राइडेंट एंड टेस्ट। सो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट देखेंगे। कॉमन एलिमेंट की बात करें तो T दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। T की यहाँ पे अगर हम पोजीशन की बात करें तो पहले पे आपको 4 दिखाई दे रहा है, लास्ट की बात करें तो लास्ट में भी आपको 4 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आपको पहले में 4 और फोर्थ नंबर पे 4 दिखाई दे रहा है। इट मींस जो लेटर्स के कोड हैं वो सेम पोजीशन पे दिए गए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल कॉमन एलिमेंट उठा लेना है। सबसे पहले हम बात करेंगे DENT की, तो यहाँ पे 7584 आपको यहाँ पे केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। इट मींस ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? तो काफी आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो आपको दिया है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज LAPIL TA मींस फ्रूट इज स्वीट, NASAPIL फ्लावर एंड फ्रूट,
NATEELA, फ्लावर इज ब्यूटीफुल। इन दैट लैंग्वेज व्हाट स्टैंड्स फॉर स्वीट, यानी कि स्वीट के लिए कोड क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ऐसे केस में सबसे पहले तो जिसका कोड पूछा गया आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ढूंढते हैं। अगर आपको वो एलिमेंट दिखाई दे रहा है तो देखेंगे कि वो एलिमेंट कहीं और पे भी दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि स्वीट यहाँ पे आपको केवल और केवल एक ही जगह दिखाई दे रहा है, इट मींस अब क्या करना है आपको फाइंड करना है कोड किसके लिए, फ्रूट और इसके लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रूट की, देखिए अब अगर हम बात करें फ्रूट की तो फ्रूट आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों सेंटेंस में दिखाई दे रहा है, और यहाँ दोनों ही सेंटेंस में केवल और केवल जो वर्ड कॉमन है वो क्या है, कॉमन है आपका फ्रूट। तो यदि हम बात करें फ्रूट की तो इट मींस जब केवल एक वर्ड कॉमन है तो केवल एक कोड भी कॉमन होगा, विच इज योर PIL। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी। इज आपको फर्स्ट सेंटेंस में दिखाई दे रहा है और लास्ट सेंटेंस में दिखाई दे रहा है, और दोनों में ही केवल और केवल इज कॉमन है। इट मींस दोनों में केवल और केवल एक कोड कॉमन होगा, विच इज योर LA। इट मींस अब जो यहाँ पे रिमेनिंग बचता है विच इज योर TA विल बी द कोड फॉर स्वीट। सो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि हम यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड एनवायरमेंट। अगर हम बात करें इस प्रकार के प्रश्नों की तो सबसे पहले आपको देखना होगा वोवेल, यानी कि अगर हम वर्ड एनवायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो वोवेल दिखाई दे रहे हैं वो कौन कौन से वोवेल हैं, या जो मिसिंग वोवेल है वो कौन कौन से हैं। तो अगर हम मिसिंग वोवेल की बात करें तो यहाँ पे A और U आपके मिसिंग वोवेल हैं। बस अब आपको यही वोवेल चेक कर लेने हैं जिनमें जिनमें ये वोवेल होंगे, यानी कि वो वर्ड आपके फॉर्म नहीं किए जा सकते। यहाँ पे कैन बी फॉर्म्ड है, यानी कि वो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे A दिखाई दिया, एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे U दिखाई दिया, एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे A दिखाई दिया, एलिमिनेट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसी पर बेस्ड अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इवोल्यूशन पूछा है। यहाँ पे भी आपको क्या कर लेना है, वोवेल देख लेना, यानी कि A मिसिंग है, बाकी आपके चारों वोवेल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्लियर। तो पूछा है आपसे विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, यानी कि जहां पे A दिख जाएगा वो आपका फॉर्म नहीं किया जा सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर। तो बहुत ही आसान है, आप इसको बस चुटकियों में विद इन सेकेंड्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं, इवन आपको पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। बस आपको अगर जरूरत है तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पे कमांड होगी। तो यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी एंड देन चूज द करेक्ट सीक्वेंस। इट मींस यहाँ पे आपको वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर डिक्शनरी ऑर्डर की जगह पे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी दे करके पूछा गया है तो भी आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है, यानी कि सेम आपका कॉन्सेप्ट होने वाला है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए भी। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो भी आपके यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं इन सभी में फर्स्ट 4 एलिमेंट क्या है, कॉमन है। फर्स्ट 4 एलिमेंट क्या है, कॉमन है। तो हमें बात करना है उसके बाद वाले एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है IN, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है IC, OD, IG, UD और OV। तो अगर ध्यान दें तो यहाँ पे आपको I 3 में कॉमन दिखाई दे रहे हैं, और इन तीनों में सबसे पहली जो प्रायोरिटी आएगी I के बाद वाली वो हो जाएगी C की, फिर हो जाएगी आपकी G की, और फिर हो जाएगी आपकी N की, यानी कि 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। क्लियर। जो कि आपको 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसके बाद करें तो पहले O आएगा, फिर आपका आएगा U, यानी कि O में भी अगर हम बात करें तो पहले क्या मिलेगा आपको OD, यानी कि ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद आपको मिलेगा OV, यानी कि 6, फिर आपको मिलेगा UD, यानी कि 5। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पे दिया गया है इन द फॉलोइंग सीक्वेंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द वर्ड विच विल कम इन द मिडिल। अगर हम बात करें आपके 5 वर्ड हैं, जो आपका थर्ड एलिमेंट होगा वो कहाँ आएगा, मिडिल में आएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो सभी में आपको स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट क्या दिखाई दे रहे हैं, कॉमन दिखाई दे रहे हैं। यानी कि 2 के बाद वाले की हम बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे भी आपको G दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आपको G दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों अरेंज हो जाएंगे। G के बाद की बात करें तो यहाँ पे आपको M दिखाई दे रहा है, यानी कि मैमल्स आपका जो है वो थर्ड एलिमेंट होगा। आपको पूरा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अरेंज करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं तो यहाँ पे आपका जो मैग्नीफाई है, यानी कि NI तक तो कॉमन है, उसके बाद यहाँ पे T मिल रहा है, यहाँ पे आपको F मिल रहा है, तो पहले आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1, और अगर इनकी बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 4। ये प्रॉपर सीक्वेंस होगा, हमें मिडिल वाला बताना था विच इज योर
मैमल्स, इट मींस ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो आपको दिया गया है TZW को लिखते हैं यदि 28 तो QYS के लिए क्या होगा। तो फटाफट से देखिए, अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग बेहतर तरीके से पढ़ ली है तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका अप्रोच होगा, आप क्या करेंगे, इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, अपोजिट लेटर लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे उन नंबर्स की हेल्प से यहाँ पे 28 बनाने के लिए अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्लेस वैल्यू हो गई 20, 26 और 23, और अपोजिट लेटर की बात करें तो हो गया 7, 1 और 4। यानी कि अब या तो हम इन नंबर्स को यूज करके किसी तरीके से 28 बना लें, या तो हम इन नंबर्स को यूज करके किसी तरीके से 28 बना लें, और सेम अप्रोच फॉलो करेंगे हम किसके लिए, QYS के लिए, जो कि आपसे पूछा है। और इसकी प्लेस वैल्यू की बात करें तो 17, 25, 19, और अगर अपोजिट लेटर की बात करें तो हो जाएगा 10, 2 और 8। अब यहाँ पे अगर आपका इन नंबर से 28 बनता है तो आप बात करेंगे इनके प्लेस वैल्यू से, और वो ऑप्शन आप ढूंढेंगे। और अगर इसके अपोजिट लेटर से 28 आप बना पाते हैं तो आप इसके अपोजिट लेटर से ऑप्शन ढूंढेंगे। यानी कि आपका जो लॉजिक यहाँ पे आप फॉलो करेंगे, सेम लॉजिक आपको यहाँ पे भी क्या करना है, फॉलो करना है। अब यदि हम बात करें यहाँ पे इन नंबर से 28, तो देखिए कई तरीके से आपको अप्रोच करके चेक कर लेना। जैसे फर्स्ट और थर्ड को आपने ऐड किया, मिड वाले को माइनस कर दिया, फर्स्ट सेकंड को ऐड किया, थर्ड वाले को माइनस कर दिया, सेकंड थर्ड को ऐड किया, फर्स्ट वाले को माइनस कर दिया, या फिर सबको ऐड कर दिया, या सबके डिजिट्स को ऐड कर दिया। जैसे हम बात करें 2, 2, 4 और 6, 10, 2, 12, 3, 15, 15 का डबल कर देते हैं, मान लेते हैं 30 आ रहा है, -2 कर देंगे तो 28 आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या करोगे, आप सबका डिजिट का सम कर दोगे। जैसे 7, 1, 8 हो गया, 8, 2, 10, 10, 5, 15, 15, 1, 16, 16 और 9, 25, और 25 का डबल करोगे 50, 50 में से 2 माइनस करोगे 48। यहाँ पे आपको 48 कहीं भी विकल्प नहीं दिखाई दे रहा। तो मतलब आपको जिस तरीके से आप यहाँ पे 28 फॉर्म कर रहे हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ से भी नंबर फॉर्म करना है, और वो आपको ऑप्शन में ढूंढना है। यदि हम बात करें इस वाले ऑप्शन इन नंबर्स की, यानी कि अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यूज की, तो 7 4 जा 28 मल्टीप्लाइड बाई 1 करोगे तो कितना आएगा, 28 ही आएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो 10 8 जा 80 मल्टीप्लाइड बाई 2 160। क्या 160 आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? जी हाँ, 160 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। इट मींस ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो काफी इजी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आई का अपोजिट आर, ई का अपोजिट वी, तो के का अपोजिट हो जाएगा पी और सी का अपोजिट हो जाएगा एक्स। इट मींस पी एंड एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बढ़ते हम लोग यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। फाइंड द नेक्स्ट टर्म, आपसे पूछा है अगला टर्म। तो सी की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपके पास मल्टीपल अप्रोच है। जैसे अगर हम बात करें पहले अप्रोच की, तो जैसा कि आप नंबर सीरीज में जाते हैं, जनरली जो आप नंबर सीरीज में अप्रोच फॉलो करते हैं, फिर मूव ऑन कर जाते हैं इसे नेक्स्ट पे, इस प्रकार से आप जा सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें जो दूसरा आप यहाँ पे अप्रोच लगा सकते हैं, वो कैसे लगा सकते हैं, तो आप फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, अगेन फर्स्ट एलिमेंट पे और अगेन फर्स्ट एलिमेंट पे। तो अगर आप बात करें यहाँ पे सी से ई, यानी कि 3 2 5 2 7 2 9 2 11, यानी कि अगला क्या हो जाएगा, एलिमेंट के हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो गया 4 2 6 6 2 8 8 2 10, तो यहाँ पे कितना हो गया 10 2 12, यानी कि एल हो जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे केवल आपको एक ऑप्शन में के दिखाई दे रहा था, आगे का आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं थी। यदि हम आगे बात करें तो यहाँ पे हो गया 23 23 से हो गया 21 21 से हो गया 19 19 से हो गया 17 17 से हो जाएगा 15, यानी कि ओ। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो ये हो गया 24 24 से हो गया 22 22 से हो गया 20 20 से हो गया 18 18 से हो जाएगा 16, यानी कि पी। तो अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप इसको नंबर्स के फॉर्म में देख पाएंगे और आप इसको ओरली सॉल्व कर पाएंगे, आपको कॉपी पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर? चलिए, लेकिन अगर आप क्या करते हैं, आप इसको 1 1 एलिमेंट करके देखते हैं तो कई बार आपके दोनों ही तरीके से ये सॉल्व हो जाते हैं, और कई बार आपको फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से ही कंपेयर करना होता है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये हो रहा है 3 से 4 हो जा रहा है, फिर हो जा रहा है 23 और फिर हो जा रहा है 24, यानी कि हम बात करें 3 का अपोजिट हो गया 24 और 4 का अपोजिट हो गया 23। इन दोनों का सम भी करके देखोगे तो आपको मिलेगा 27, जो कि मैंने बताया था सम ऑफ अपोजिट लेटर इज ऑलवेज 27।
उसी प्रकार यहाँ 3 4 के बाद अगला एलिमेंट जब आप देखेंगे तो आपको अगला एलिमेंट डी के बाद वाला मिल रहा है ई एफ, फिर एफ के बाद वाला मिल रहा है जी एच के बाद आपको मिल रहा है आई जे, और जे के बाद मिलेगा के एल, और के अपोजिट की बात करें तो पी, एल के अपोजिट की बात करें तो ओ। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से भी क्या कर सकते थे, हल कर सकते थे या सॉल्व कर सकते थे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन अकॉर्डेंस विद सम रूल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट प्लेस वैल्यू ऑफ ईच लेटर। अब देखिए यहाँ पे जब आप लॉजिक की बात करेंगे, यानी कि इस प्रकार के जब भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप जब यहाँ पे लॉजिक की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि जो आपके यहाँ पे गिवन ऑप्शन है इनमें से हो सकता है कि एक क्या हो, वॉवेल हो, बाकी सारे के सारे क्या दिए गए हो, कॉन्सोनेंट दिए गए हो। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका 2 वॉवेल दिखाई दे रहा है, यानी कि ए और ई, यहाँ पे आपको 2 वॉवेल दिखाई दे रहा है। इट मींस ये लॉजिक यहाँ पे नहीं लगता हुआ बन रहा है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपको क्या चेक कर लेना था कि सारे जो आपके लेटर्स दिए गए उनमें सारे के सारे क्या दिए गए हो, वॉवेल दिए गए हो, और एक एलिमेंट आपका क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। तो वैसा भी आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम बात करेंगे इनके प्लेस वैल्यू की। तो इनके अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये हो सकता है कि सारे के सारे प्लेस वैल्यू क्या हो, किसी एक पर्टिकुलर नंबर का मल्टीपल दिया हो। जैसे मैंने आपको बताया था सिफिलोरेक्स, CFILORU, और यहाँ पे हमने दे दिया मान लेते हैं T। तो जो सारे के सारे नंबर हैं ये वाले क्या है, 3 का मल्टीपल है, जबकि ये 3 का मल्टीपल नहीं है। तो इस प्रकार से भी लॉजिक हो सकता है। या फिर सारे के सारे लेटर की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, आपकी ऑड नंबर है और एक यहाँ पे इवन नंबर है, तो ऐसा भी लॉजिक लग सकता है। या फिर सारे के सारे लेटर्स की आपकी प्लेस वैल्यू क्या है, इवन नंबर है, एक की ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर वाले को आप क्या करेंगे, प्रिफर करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी लॉजिक आपका बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ना तो ये सेम नंबर के मल्टीपल है, ना तो ऑड इवन का लॉजिक लग रहा है, ना वोवेल कॉन्सोनेंट का लॉजिक लग रहा है। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो यदि हम बात करें यहाँ पे लॉजिक की, तो देखिए यहाँ पे 2 आपके आंसर हो सकते हैं। अगर एक हम बात करें तो आपका आंसर ए भी हो सकता है, क्योंकि जो भी आपके यहाँ पे लेटर्स दिए गए हैं उन सभी में केवल और केवल ए में ही क्या है, एक एनक्लोज्ड फिगर है। जैसे अगर हम बात करते हैं बी की, तो बी में देखो 2 इनक्लोज्ड फिगर होते हैं, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। उस प्रकार बाकी किसी भी लेटर में आपको इनक्लोज्ड फिगर नहीं लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें, जो आपका ऑप्शन हो सकता है वो ई हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपका एच है, तो एच हमें फॉर्म करने के लिए 3 लाइनों की आवश्यकता हुई, एफ फॉर्म करने के लिए 3 लाइनों की आवश्यकता, ए को फॉर्म करने के लिए 3 लाइनों की आवश्यकता, एन को फॉर्म करने के लिए 3 लाइनों की आवश्यकता, लेकिन ई को फॉर्म करने के लिए अपने को 4 लाइनें चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे आपका आंसर ई भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आप जो प्रायोरिटी देंगे वो पहले नंबर ऑफ लाइंस को देंगे और उसके बाद जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा इंक्लूज्ड फिगर के साथ। लेकिन इनसे भी पहले जो मैंने आपको लॉजिक्स यहाँ पे बताया, आपको उन लॉजिक्स को क्या कर लेना है, फॉलो कर लेना है, फिर ही आपको आंसर करना है। तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो हम यहाँ पे प्रीफर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम जाएंगे ई के साथ। क्लियर? बढ़ते हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग से है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ऑर्डर एंड रैंकिंग की, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ऑर्डर रैंकिंग के हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को जान लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें ऑर्डर रैंकिंग पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट प्लस लेफ्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। लेफ्ट प्लस लेफ्ट की, तो जो कि क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस, और जो आपको वैल्यू मिलने वाली है वो मिलने वाली है लेफ्ट हैंड से। मैं क्यों ये चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर रैंकिंग में ही नहीं, आपको अल्फाबेटिकल मिसलिनियस सीरीज या फिर लीनियर अरेंजमेंट में भी हेल्प करने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका राइट प्लस राइट। हम बात करें अगर राइट प्लस राइट की, तो राइट प्लस राइट में वैल्यू हो जाएगी माइनस, और जो आपका आंसर आएगा वो आएगा राइट हैंड से। फिर यदि हम बात करें राइट प्लस लेफ्ट की, तो यहां पे जो आपका आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। यहां पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा, और वैल्यू जो आएगी वो आएगी कहां से, राइट हैंड से। और फिर यदि हम बात करें यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट की, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो प्लस होकर के आएगा, और जो वैल्यू आएगी वो कहां से आएगी, लेफ्ट से आएगी। तो इसको फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि ये चीजें
बन रही है। तो कैसे बन रही है, यहाँ पे अगर हम बात करें, मान लेते हैं कोई एक पंक्ति है जहाँ पे ए बैठा हुआ है, ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से हमने ले ली कितनी 10, हमने ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से ले ली 10, तो यानी कि हम पहले बात कर लेते हैं इसकी। अब जैसे ही मैंने कहा बी की जो पोजीशन है वो ए के बाईं और तीसरे स्थान पर, इट मींस बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी कि अगर हम बात करें इफ बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, इट मींस बी और ए के बीच में कितने बंदे हो जाएंगे, 2 बंदे हो जाएंगे, और तीसरा बंदा कौन होगा आपका, ए होगा, सॉरी बी होगा। तो यदि हम बी की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट बी, कि बी की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी है, या बी की पोजीशन आप किधर से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर ये 10th है तो इसके जस्ट पहले वाला बंदे की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 9th हो जाएगी, उससे भी पहले वाले बंदे की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 8th हो जाएगी, और बी की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 7th हो जाएगी। तो ये जो 7th पोजीशन आई, ये किस एंड से आई, तो ये आपको मिल रही है किधर से, लेफ्ट हैंड से, जिसको हम डायरेक्टली कैसे कर सकते थे, हम सिंपली इसको 10 में से क्या करते, 3 माइनस करते, तो हमको वैल्यू मिल जाती 7, और किधर से मिलती, तो लेफ्ट हैंड से मिल जाती। इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे मान लेते हमने कहा ए की पोजीशन राइट हैंड से, इस बार ए की पोजीशन किधर से हम ले रहे हैं, इस बार हम ए की पोजीशन ले रहे हैं राइट हैंड से। हमने कहा ए की पोजीशन राइट हैंड से यानी कि दाएं छोर से कितनी है, 10वीं है, और बी क्या है, बी ए के दाईं और 5वें स्थान पे बैठा। हमने कहा बी सिट्स 5th टू द राइट ऑफ ए एंड पोजीशन ऑफ ए इज 10th फ्रॉम द राइट हैंड। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे बी की पोजीशन की, तो इट मींस कि अगर बी 5वें स्थान पे है तो दोनों के बीच में 4 बंदे बैठे होंगे, और अगर हम बात करें ए के जस्ट पहले वाले बंदे की, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी 9th, इसकी पोजीशन हो जाएगी 8th, इसकी हो जाएगी 7th, इसकी हो जाएगी 6th, और ये बंदा हो जाएगा 5th फ्रॉम द राइट हैंड, जो कि आप डायरेक्टली निकाल सकते थे, यानी कि आप 10 - 5 करते तो आपको मिलता 5, जो कि कहां से आता, राइट हैंड से आता, बी की पोजीशन। इसी प्रकार यदि हम बात करें, हमने कहा आपको ए की पोजीशन किधर से दिया गया, हमने कहा ए की पोजीशन आपको दिया गया है लेफ्ट हैंड से, यानी कि हम बात करेंगे अब इसकी। हमने कहा ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से आपको दी गई है 10 एंड बी सिट्स 5th टू द राइट ऑफ ए। नाउ पोजीशन ऑफ ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड बी सिट्स 5th टू द राइट ऑफ ए, इट मींस यहाँ पे ए और बी के बीच में कितने बंदे होंगे, 4 बंदे होंगे, और फिर कौन हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, यानी कि 10वां बंदा आपका ए है, इसके बाद 4 बंदे, तो कितने हो गए, 14 बंदे हो गए। फिर आया बी का नंबर, यानी कि बी की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 15th हो जाएगी, लेकिन किधर से हो जाएगी 15th, तो हो जाएगी 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि इसको आप निकाल सकते थे 10 + 5 करते तो आता आपका 15, और किधर से आता 15, तो लेफ्ट हैंड से आता। अब हम बात करेंगे, अब हम बात कर लेते हैं कि ए की पोजीशन दी गई है 10वीं, मान लेते हैं किधर से, राइट हैंड से, एंड बी सिट्स 5th टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी कि ये राइट से आया और बी कहाँ है, इसके 5th टू द लेफ्ट में, यानी बीच में कितने बंदे हो गए, 4 बंदे हो गए, ये हो गया बी। तो यहां से जब आप चले यहाँ तक हो गया 10, 10 के बाद में मिले 4 बंदे, यानी कि हो गए 14, फिर आया बी का नंबर, यानी कि बी की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 10 + 5 = 15 फ्रॉम द राइट एंड। क्लियर? सो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं दिए गए प्रश्न की। यदि हम बात करें दिए गए प्रश्न की, तो यहाँ पे आपसे 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसा कि दिया गया है, इन अ रो ए इज इन द 11th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड बी इज इन द 10th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन देन ए बिकम्स 18th फ्रॉम द लेफ्ट। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो अदर देन ए एंड बी, यानी कि अगर हम यहाँ पे प्रश्न की बात करें तो इस प्रकार के प्रश्न को आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ से आपको 3 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो हम तीनों ही प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। यानी कि जब कभी भी पोजीशन इंटरचेंज पर बेस्ड आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया गया है, देखिए पहले तो हमें यह समझना है कि इसका स्ट्रक्चर हमें कौन सा वाला फॉलो करना है। जैसा कि दिया गया है ए इज इन द 11th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, तो देखिए ए की बात करें अगर हम, तो ये 11th पोजीशन पे है, कहां से, लेफ्ट हैंड से। अगेन आपको दिया गया है बी इज इन द 10th पोजीशन फ्रॉम द राइट, यानी कि बी कहां पे है, तो राइट हैंड से 10वें नंबर पे है। एक तो आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, अगर इसके दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो दूसरा आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते थे कि हमने कहा ए की पोजीशन कितनी हो गई, मान लेते हैं ए की पोजीशन हो गई 11th फ्रॉम द लेफ्ट, और अगर हम बात करें बी की पोजीशन की, तो बी की पोजीशन हो गई 10th फ्रॉम द राइट, यानी कि ये ओवरलैपिंग का केस भी बनाया जा सकता था। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये वाला स्ट्रक्चर सही है या फिर ये वाला स्ट्रक्चर सही है।
तो अगर हम बात करें आगे की, जो यहाँ पे आपको दिया गया इन्फॉर्मेशन वो ये दिया गया है कि जब ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए की पोजीशन बन जाती है कितनी, 18। तो अगर ए अपना स्थान यहाँ से बदलेगा तो ध्यान दीजिए ए लेफ्ट से कहाँ आएगा, वापस से लेफ्ट आएगा। ए लेफ्ट से दिया हुआ है और वापस से लेफ्ट आएगा, तो आपको पता है कि जब लेफ्ट से लेफ्ट की हम बात करेंगे तो वैल्यू हमेशा माइनस होगी, कभी भी ऐड होके नहीं आएगी। इट मीन्स ये वाला आपका जो ऑप्शन है, यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को अपने को फॉलो नहीं करना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ए की पोजीशन कितनी हो जा रही है, 18 हो जा रही है। मतलब ये लेफ्ट से दिया हुआ है और अब कहाँ जा रहा है, अपने राइट जा रहा है। अपने कहाँ जा रहा है, राइट जा रहा है। तो यानी कि लेफ्ट से जब राइट जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है, ऐड होती है। यानी कि ए यहाँ पे आ गया तो अभी ए की पोजीशन कितनी हो गई, 18 हो गई। किधर से हो गई 18, तो हो गई लेफ्ट हैंड से 18। क्लियर। अब ध्यान दीजिए कि ए पहले 11 था, अभी 18 हो गया। यानी कि 18 कब होगा, जैसे हमने कहा ए और बी के बीच में जब बी क्या था, ए के दाईं और 5वें स्थान पे था, तो दोनों के बीच में कितने बंदे बैठे थे, 4 बंदे बैठे थे। उसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पे जब ये 18वां हो जाता है, यानी कि इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो कितने का है डिफरेंस, 7 का। यानी कि बीच में कितने बंदे होंगे, तो बीच में हो जाएंगे आपके 6 बंदे। यानी कि 11 और 6 बीच में मिलेंगे तो 17, फिर आपका नंबर आ जाएगा ए का, तो हो जाएगा 18वां। तो यानी कि अगर बात करें यहाँ पे, जब आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पर्संस आर देयर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, ए की प्रीवियस पोजीशन प्लस ए की न्यू पोजीशन, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसमें से आपको एक घटा देना है। यानी कि दोनों का जो डिफरेंस होगा उसमें से एक घटा देना है। अब हो सकता है वो आपको ए के रेस्पेक्ट में वैल्यू दिया हो या फिर बी के रेस्पेक्ट में भी दे सकता है कि जब ए और बी अपना स्थान बदलते हैं तो बी की पोजीशन ये हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है कि ए की पोजीशन अभी 18 हो जाती है। क्लियर। तो जब कभी भी हम बात करेंगे मिड वैल्यू की, तो आपको प्रीवियस पोजीशन और न्यू पोजीशन का डिफरेंस लेके -1 कर देना है, तो आपको मिल जाएगी मिड वैल्यू। फिर यदि हम बात करें बी की न्यू पोजीशन की, तो ध्यान दीजिए ए को जब यहाँ बी तक पहुंचने में 7 स्टेप लगे, तो ऑब्वियस सी बात है बी को भी ए तक पहुंचने में बीच में 6 व्यक्ति फिर एक 7 स्टेप लगेंगे। यानी कि जितना इंक्रीमेंट ए की पोजीशन में होगा उतना ही इंक्रीमेंट बी की पोजीशन में भी होगा। यानी कि जो आपसे सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ से बनते हैं या पूछे जाते हैं वो ये पूछता है फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द राइट हैंड, यानी कि बी की जो नई पोजीशन है वो राइट हैंड से कितनी हो जाएगी। तो अगर ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से यहाँ पे 7 बढ़ गई तो बी की पोजीशन भी राइट हैंड से कितनी बढ़ेगी, 7 बढ़ेगी। क्योंकि ए को बी तक जाने में अगर 7 स्टेप लग रहे हैं तो बी को भी ए तक जाने में 7 स्टेप ही लगेंगे। यानी कि अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि बी की पोजीशन राइट हैंड से कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी 17th फ्रॉम द राइट हैंड। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुल व्यक्तियों की संख्या की, जो कि आपसे पूछा गया है प्रश्न में। तो जब कुल व्यक्तियों की संख्या की बात करेंगे तो यानी कि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पे ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी है, 18th है। ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी है, 18th है। और अगर हम बात करें ए की पोजीशन राइट हैंड से कितनी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो बी की पोजीशन राइट हैंड से थी वही ए की पोजीशन भी क्या हो जाएगी, राइट हैंड से हो जाएगी। और जब आपको एक ही व्यक्ति की पोजीशन दोनों एंड से पता है तो आपको क्या करना होता है, दोनों को ऐड करके -1 कर देना होता है। यानी कि a प्लस बी -1, सॉरी l प्लस r -1, यानी कि लेफ्ट हैंड से पोजीशन प्लस राइट हैंड से पोजीशन -1। ऐसा क्यों करते हैं, तो ये मैंने ऑर्डर रैंकिंग जब पढ़ाया था तो वहां पे बिल्कुल डिटेल में आपको बताई सारी चीजें। देखिए जैसे अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फिंगर की, तो अगर हम बात करें यहाँ पे लेफ्ट हैंड से तो 1 2 3, लेफ्ट हैंड से कितना आ गया 3। बात करें राइट हैंड से तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पे फिंगर कितनी है 5 है, लेकिन इस फिंगर की काउंटिंग हम 2 बार करें इसलिए अपने को क्या करना होता है, -1 करना होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको क्या कर लेना, 18 10 28 -1 करोगे तो 27। लेकिन आप सी को आंसर नहीं मार्क करोगे, सी को आंसर नहीं मार्क करोगे क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या है प्रश्न में, अदर देन ए एंड बी, यानी कि ए और बी को क्या करके छोड़ करके, यानी कि 2 बंदे और घटाओगे तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि कुल यहाँ पे कितने लोग हैं, 25 लोग हैं अगर हम ए और बी को क्या करें, छोड़ दें। तो यहाँ पे जो 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं तीनों ही मैंने आपसे बताया। यानी कि जब कभी भी आपसे बात करेगा पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी की, तो ए की प्रीवियस पोजीशन और न्यू पोजीशन का डिफरेंस ले लेना है और -1 कर देना है। जब कभी भी आपसे बात करेगा बी की न्यू पोजीशन अदर एंड से, तो जितने का इंक्रीमेंट ए में हुआ उतने का इंक्रीमेंट बी में होगा, या जितने की कमी ए की पोजीशन में आई उतने की कमी ही कहाँ आएगी, बी की पोजीशन में भी आएगी। जब कभी बात करेगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन की, तो जो बी की प्रीवियस पोजीशन थी और ई की न्यू पोजीशन है दोनों को ऐड करके -1 कर देना है। बी की प्रीवियस पोजीशन थी 10, ए की न्यू पोजीशन 18, दोनों को ऐड करके -1 कर देना है। ये आपका ओवरलैप के केस में फॉलो करेगा और नॉन ओवरलैप के केस में भी फॉलो करेगा। तो यानी कि यहाँ पे बात करें जब कभी भी आपको पोजीशन इंटरचेंज से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं।
बात कर लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। इट इज रियलाइज्ड बाय अरुण दैट इन अ रो ऑफ बॉयज ही इज 12 फ्रॉम द राइट हैंड एंड 4 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखिए एक ही बंदे की पोजीशन दोनों एंड से दी हुई है, तो यहाँ से आप टोटल निकाल लोगे। 12 4 होता है 16, माइनस 1 कर दोगे तो आ जाएगा 15, यानी कि यहाँ पे अगर अभी तक बात करें तो कितने बंदे हैं, 15 बंदे हैं। हाउ मेनी बॉयज शुड बी इंक्लूडेड इन द रो टू हैव 18 बॉयज, यानी कि 15 अभी है तो 13 और जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, 28 आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आप इसको भी ओरली सॉल्व कर सकते थे, लेकिन देख लीजिए कैसे। बात करें अगर हम यहाँ पे अरुण की, तो राइट हैंड से इसकी पोजीशन कितनी है, 12 है, ये हो गया अरुण। और लेफ्ट हैंड से इसकी पोजीशन कितनी है, 4, यानी कि इधर से अगर ये चौथा है तो इसके पहले हो जाएंगे 3 लोग, उधर से 12वां है तो इसके इधर हो जाएंगे 11 लोग, 11 3 हो गए आपके 14 प्लस 1 अरुण हो गया, यानी कि 15। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, नहीं तो 12 प्लस 4 हो गए 16, माइनस 1 करोगे तो हो जाएगा आपका 15। अब यहाँ पे बोला है कि टोटल को हमें कितना बनाना है, 28 बनाना है, तो कितने और लड़के जोड़ेंगे यहाँ पे, तो 15 अभी हैं, 13 और लड़के जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो बोला क्या है, इन अ क्लास ऑफ 60, यानी कि 60 बच्चों की अगर हम क्लास की बात करें, वेयर बॉयज आर ट्वाइस दैट ऑफ गर्ल्स, यानी कि जो लड़के हैं वो क्या है, दुगने हैं किसके, लड़कियों के कंपैरिजन में, तो यानी कि 40 हो जाएंगे लड़के और 20 हो जाएंगी लड़कियां, यानी कि 2:1 का रेशियो बनेगा। अब हम बात करें, अलका इज रैंक्ड 17 फ्रॉम द टॉप, यानी कि अलका की रैंक क्या है, टॉप से 17 है, तो इसको मैंने लेफ्ट राइट से भी करना बताया कि टॉप को आपको क्या कंसीडर करना है, लेफ्ट, और बॉटम को आपको कंसीडर करना है राइट, या फिर आप इसको टॉप बॉटम से भी बना सकते हो, जैसा आप कंफर्टेबल है वैसे आप बनाइए। अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे आप इसको अगर टॉप से मान के बनाते हैं, तो अलका की रैंक हो गई कितनी, 17, यानी कि टोटल हम बात करेंगे बच्चों में, तो अलका की रैंक कितनी हो गई, 17 हो गई, यानी कि अलका के ऊपर यहाँ पे पहले कितने बच्चे होंगे, तो 16 बच्चे होंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे अलका के बाद, तो अलका के बाद टोटल 60 थे तो कितने होंगे, 43 बच्चे होंगे। अब आगे की इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, इफ देयर आर 9 बॉयज अहेड ऑफ अलका, यानी कि अगर अलका के ऊपर हम यहाँ पे अबव, यानी जो बच्चे हैं उनकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पे बोल रहा है 9 क्या है, बॉयज हैं, यानी कि टोटल है 16, जिनमें से 9 क्या है, बॉयज हैं, जबकि अब 9 बॉयज हो गए, टोटल 16 थे, तो यानी कि 7 क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी, 7 क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी। देन हाउ मेनी गर्ल्स आर आफ्टर हर इन रैंक, ठीक ठीक। यहाँ पे अगर बात करें हम, तो 7 लड़कियां यहाँ पे मिल गई, एक हो गई आपकी अलका, क्योंकि यहाँ पे आपको हर दिखाई दे रहा है कि ये क्या हो गई, अलका। और जब ब्लड रिलेशन पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, नाम से कभी भी जेंडर डिसाइड नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको हर दिखाई दे रहा है, इट मींस अलका इज गर्ल, ओके। तो यहाँ पे हो गई 7 लड़कियां, अलका से पहले 8वीं हो गई अलका, टोटल थी 20, तो यानी कि अलका के बाद की बात करें तो कितनी हो जाएंगी, 12 लड़कियां हो जाएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो पूछा है, इफ द सेकंड हाफ ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। यानी कि हम बात करें इंग्लिश अल्फाबेट की, तो फर्स्ट हाफ आपका क्या लिखा गया है, ए से लेकर के जेड तक, यानी कि 1 से लेकर के 13 तक, ए से लेकर के एम तक। और अगर हम बात करें सेकंड हाफ की, तो सेकंड हाफ आपका लिखा गया है जेड से लेकर के ए तक, यानी कि 26 से लेकर के, सॉरी, जेड से लेकर के एन तक, जेड से लेकर के एन तक, 26 से लेकर के 14 तक। क्लियर। अब आपको क्या करना है, विच लेटर विल बी 5th एट द लेफ्ट फ्रॉम 21st लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था लेफ्ट से लेफ्ट की बात करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस, और यहाँ पे 21st आपको दिया गया है लेफ्ट हैंड से, और उसके लेफ्ट में आपको जाना है 5th एलिमेंट, इट मींस आपको लेना कौन सा है, आपको यहाँ पे 16th एलिमेंट आपको चाहिए 16th एलिमेंट, और लेफ्ट से लेफ्ट जाओगे तो वैल्यू लेफ्ट से मिलती है, यानी कि हमको लेफ्ट हैंड से चाहिए 16th एलिमेंट। 13 तक तो हमको मिलेगा m, 13 तक तो हमको मिलेगा m, 13th एलिमेंट क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इसके बाद जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट, हमको 3 और एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पे मिलेगा 26, 25 और 24, यानी कि यहाँ पे मिलेगा हमको z, y और x, यानी कि 13 तक m, फिर ये हो गया आपका 14वां, 15वां, 16वां, यानी कि 16वें की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, x हो जाएगा 16th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अगर आप क्या करते हैं सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो। हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यदि इंग्लिश अल्फाबेट को क्या किया जाए, रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए। इस बार हम बात कर रहे हैं पूरे के पूरे इंग्लिश अल्फाबेट की, यानी कि Z से हम इसको क्या करेंगे, A तक,
26 से लेकर के 1 तक। क्लियर। अब यहाँ पे बोला है विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ 12 फ्रॉम द राइट हैंड। अगेन आपको राइट से कहाँ जाना है, राइट जाना है, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ पे बात करें 12 से 5 जाओगे तो वैल्यू मिलेगी 7। किधर से मिलेगी, राइट हैंड से, यानी कि राइट हैंड से आपको क्या लेना है, 7वां एलिमेंट लेना है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ए से हो रही है, तो 7वां एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका, जी हो जाएगा, यानी कि प्लेस वैल्यू 7 किसकी होती है, तो जी की होती है। क्लियर। एज दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो ये आज के हमारे सेशन का अंतिम क्वेश्चन था। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जहां पे भी डाउट आए अपने से पूछिए। थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।